I am continuing my transformation chapters. We know it very well that how we interchange the sentences from one sentences to the another sentences. मैं ये कहने का जो प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम एक वाक्यों के रूप को दूसरे वाक्यों के रूप में हम कैसे उसे परिवर्तित करते हैं, उसी को हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को उसका रूपांतरण करने के लिए उसको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार की कुछ तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह चीज में पहली बात ये है कि इंटरचेंज जो फॉर्म होता है कैसे क्या होता है, उसमें ये होता है पहला कि इंटरचेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम वाक्यों को बदलने के लिए कर्मवाच से कर्तृवाच्य में या एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी हम वाक्यों को हम बदल देते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर देते हैं, पहला। दूसरा, इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, जो विस्मयादिबोधक अव्यय जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से हम जानते हैं, उनको यदि साधारण वाक्यों में उनको बदलना हो तो कैसे उनको हम बदलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जिसमें जिनके द्वारा वाक्यों का रूपांतरण कर दिया जाता है। तीसरी विधि ये है इंटरचेंजिंग एंड असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड सर्टिफिकेशन। और कभी कभी ये भी बात आती है कि साधारण वाक्यों को क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा भी बदलकर उनका हम रूपांतरण कर देते हैं। फिर ये भी बात आती है इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, और साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्यों में भी हम उसको हम बदल देते हैं। फिर लास्ट में आपका है इंटरचेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और कभी कभी वाक्यों का जो हम रूपांतरण करते हैं, वाक्यों को जो हम बदलने की क्रिया करते हैं, वो नरेशन यानी कथन के द्वारा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और दूसरे क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। कैसे कहने का मतलब किसी कही हुई वक्ता की वाणी को हम दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, एक उसके ठीक प्रत्यक्ष तरीके से उसकी भावना को, और फिर दूसरी इनडायरेक्ट तरीके से उसकी भावना को। इसी क्रम के चलते ही रूप में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरचेंजिंग टू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमको क्या देखना है कि हमको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। हमें क्या करना है, इंटरचेंजिंग टू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हमको साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। उसमें ये तरीका क्या है, जैसे देखा जाए, आप ये देखते हैं कि इसे निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, नेगेटिव को निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कहा जाए साधारण वाक्य में देखा जाए तो ये कहा जाए फिजिक्स, PHYSIC, फिजिक्स इज ए DEFFICUL डिफिकल्ट सब्जेक्ट, SUBJECT। ठीक है, ये आपका क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको देख लिया जाए। अब इसको जब हमको बदलना है तो हम कैसे इसका रूपांतरण करेंगे, कैसे साधारण वाक्य को हम कैसे जो है इसको नेगेटिव में बदलेंगे, कि इस साधारण वाक्य के रूप को कैसे हम नेगेटिव में परिवर्तित कर देंगे, इस बात को देखने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए इसकी कुछ अलग टेक्निक है। इसमें ये होता है फिजिक्स इज, कभी भी जब हम बनाएंगे तो उसमें ये होगा, ऐसे लिखेंगे PHYSIC, फिजिक्स इज, और तत्काल सहायक क्रिया के बाद जो साधारण वाक्य है फर्स्ट क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे, तभी नेगेटिव बनेगा। ये फिजिक्स इज नॉट, एंड जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट माने होता है कठिन, कठिन जो होता है इसका हम एंटोनिम्स कर देंगे। इसका एंटोनिम्स इजी होता है,
तो फट से हो जाए क्या, EASY, तो फट से कैसे बनेगा रूपांतर इसका, फिजिक्स इज नॉट एन इजी, इजी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये क्या होगा फट से आपका। तो जो विशेषण इसमें दिया हुआ होता है, जो साधारण वाक्य में जो विशेषण दिया हुआ होता है, जैसे कि फिजिक्स क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है, वह इसकी चूंकि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट करता है। तो डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट जो है कठिन, ये उसका विशेषण है। और कठिन को सीधे हम इजी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसका एंटोनिम्स लिख देते हैं, और बाकी चीजों को एज यूजुअल हम उसको उतार देते हैं, उसको हम लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो डिफिकल्ट को हमने इजी में, इजी को डिफिकल्ट में, कहने का मतलब फिजिक्स भौतिक जो विषय है क्या है, कठिन विषय है, क्या है, एक कठिन विषय है, एक कठिन। और फिर भी देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, बहुत आसान विषय नहीं है, बहुत आसान विषय नहीं है। तो एक दूसरे की वाक्यों का इसमें क्या होता है, इसमें समर्पण हो जाता है, एक दूसरे को जो है इंटॉनिम्स उसको हम बदल देते हैं। तो फिर कहते हैं फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विषय क्या है, एक आसान विषय नहीं है। आर ए रेजर इज ब्लंट, ब्लंट माने क्या होता है, रेजर मींस होता है उस तरह, उस तरह इसे कहते हैं उस तरह, जिससे हम आप क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी हम बनाते हैं। ब्लंट माने होता है भोथरा, भोथरा या चोख नहीं, या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शार्प, SHARP। अब इसको कैसे बनाएंगे, रेजर इज नॉट ब्लंट। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, आई हैव ऑलरेडी गिवन वन एग्जांपल by one sentence, the physics is not and it is difficult subject, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, आपको बताया, उसमें ये बताया उसको कैसे बनता, तो ये बताया कि फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिर दूसरा देखिए आप, द रेजर इज नॉट, द रेजर इज ब्लंट, माने क्या, जो उस तरह है वो भोथरा है या बहुत ज्यादा चोक वो नहीं है, जिससे दाढ़ी बनाई जाती है। इसको कैसे बनाएंगे, द रेजर, the razor is not sharp, SHARP। the razor is not, जो मैंने बताया आपको, इस सहायक क्रिया के बाद तत्काल हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। और जो ये ब्लंट का अपोजिट क्या है, ये शार्प है, एंटोनिम्स उसका, ये विरोधाभासी शब्द क्या है, ये शार्प है। तो उसकी विशेषता को बदलने के लिए उसका हम अपोजिट वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो क्या हुआ, द रेजर इज नॉट एंड द रेजर इज नॉट शार्प, माने उस तरह, उस तरह तो है, उस तरह क्या है, चोक नहीं है या अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो उस तरह क्या है, देखा जाए तो शार्प नहीं है, सही दाढ़ी बनाने लायक नहीं है। इसे देखा जाए उस तरह जो है, जिसे कहते हैं तेज नहीं है, ये निगेटिव बन गया। फिर आप इसको देख लीजिए कि ही वॉज नॉट एफर्मेटिव, दूसरा देख लीजिए, was wise than he, Solomon was wise than he, ठीक है। ये क्या है, यहाँ का एफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण ये वाक्य है। अब इसको हम जब ट्रांसफॉर्मेशन में बदलेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, कि सोलोमन was not so wise as Solomon, SOLOMAN, ठीक है। he was not so wise as Solomon, ठीक ना, he was not as wise, he was not as wise as Solomon, कहने का से बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है लेकिन सोलोमन से बुद्धिमान नहीं है, इसका ये साधारण वाक्य है। पहले मतलब सोलोमन के बारे में आपने सुना होगा, सोलोमन जस्टिस, सोलोमन दुनिया में बहुत ही, इजराइल की एक राजा थे, ही वाज किंग ऑफ द इजराइल,
He was famous for his real justice. वह अपने जो है एक उचित न्याय के लिए दुनिया में जाने जाते थे. In the India, Mr. विक्रमादित्य was also called the Solomon of the India. और उसी परिप्रेक्ष्य में विक्रमादित्य जो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय थे, इसीलिए उनको भी जो है उनकी तुलना जो सोलोमन जैसे राजा से की गई कि जो न्यायप्रियता सोलोमन की थी उसी न्यायप्रियता उनकी विक्रमादित्य की. लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ दूसरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ. कंपैरेटिव स्टडी के तरफ बता रहा हूँ कि he was not so wise as Solomon. वह सोलोमन जैसा बुद्धिमान नहीं था, जो मैंने आपको कंप्लीट किया. फिर तीसरा देख लीजिए क्या होता है. FINIS he finished everything. ठीक है, he finished everything. अब इसको देखिए कैसे बनेगा. He left nothing unfinished. He left nothing unfinished. FINISSED कहने का मतलब he finished everything कहने का मतलब वो जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ क्या किया, समाप्त कर दिया. फिर उसको निगेटिव में कैसे बनाया गया कि यहाँ पर एक निगेटिव वर्ड नथिंग को यूज किया गया और यहाँ पर अनफिनिश्ड, अन जो है सफिक्स SUFFI सफिक्स का उपयोग करके, जिसे हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय के नाम से हम उसको जानते हैं. तो कभी कभी सेंटेंसेस को प्रत्यय लगा देने से भी उसका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है. उसका निगेटिव अर्थ जो है, उसके विपरीत अर्थ जो है वाक्य में बन जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने डबल DOU डबल क्या किया, यहाँ पर हमने डबल जो है निगेटिव सेंटेंस को जो है लिखा और बनाया, जिसका वाक्य ये हुआ. He finished everything. He left nothing unfinished. वह तब तक नहीं रुका जब तक वह उस अपने किसी कार्य को समाप्त नहीं कर दिया या खाने वाली वस्तु को समाप्त नहीं कर दिया. दोनों बातें कही. He finished everything, वह सब कुछ खा लिया, सभी वस्तुओं को समाप्त कर दिया. उसका रूपांतरण रूप है ये असर्टिव सेंटेंस में होगा. फिर ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया कि he left nothing unfinished, उसने सब कुछ जो है समाप्त कर दिया. नेगेटिव सेंटेंस का ये हो गया. फिर दूसरी बात देखिए आप, as soon as he saw me, ठीक है, saw me कामा, he fled. ठीक है, कहने का मतलब अब इसको बदलने के लिए, चूंकि यह सेंटेंस आपको क्या साबित करता है, यह सेंटेंस आपको जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. ये उसमें कैसे इसको बदलेंगे, as soon as को no sooner में बदलते हैं. no yes sooner, ठीक है. as soon as को हम फट से किस में बदल देते हैं, no sooner में बदल देते हैं. और जो सा है, ठीक है, जो सा है, जब इसका इंडेफिनिट टेंस में अक्सर ये आप जानते हैं कि इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस वाक्य होता है पार्टिकल का, जब वो निगेटिव बनता है तो उसकी जो मुख्य वर्ब है ये सा, जैसे कि सी, सा, सीन, ये तीन वर्ब हैं, ये फर्स्ट किसमें बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं किसमें आपके, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ये फिर बदल जाता है. ठीक है. और इसमें ऐसे वाक्यों में कामा का बहुत ज्यादा महत्व होता है. यदि कामा कहीं आपसे भूल जाता है तो बहुत बड़ी आपका ये ब्लंडर आपसे हो जाता है. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने में और बाकी चीजें जब इसको बनाएंगे हम, शेष चीजों को ऐसे ही क्या करते हैं, हम सीधे उतार देते हैं. ठीक है. उसी तरीके से इसको देखिए कैसे ये बनेगा. नो सूनर डिड ही सॉ ही, नो सूनर डिड ही सी मी, नो, ठीक है, नो सूनर डिड ही सी मी, ठीक है, काम हट जाएगा. ही फ्लेड, ही फ्लेड माने जो ही उसने मुझे देखा वो भाग गया. पहले का सेंटेंस का अर्थ होगा कि एज सुन एज, जो ही उसने मुझे देखा वह भाग गया. तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था ये. उसी का जो हमने रूपांतरण किया यहाँ पर
तो नो सूनर हमने पहले लिख दिया, नो सूनर आपने देखा, नो as soon as is to be converted into the no sooner, then after the no sooner we have to take down here did, the helping verb of the past tense did, and then after subject and the main verb of the first form and also the object, full stop, ठीक है, he fled। बाकी चीजों को मैंने यहाँ पर क्या किया, उतार दिया। कोई सुना कि no sooner did he see me he fled, मैंने कोई भी जल्दी नहीं की उसने मुझे देखने में, कोई भी जल्दी उसने मुझे देखने में नहीं की, और जो गई वो मुझे क्या हुआ, वो जो है भाग गया, वो दूर चला गया। Then no sooner than did he see me then he fled, और then का उपयोग हमने यहाँ पर किया, then का उपयोग हमने क्या किया, यहाँ पे then के बाद बाकी जो सेंटेंस के वाक्य था he fled, वह जो है भाग गया। इसको जो है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा किया, no sooner did he see me then he fled, और बीच में कहीं भी हम कामा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक या एक सेंटेंस या क्या होता है, ये बन जाता है। no sooner did he see me then he fled, माने तत्काल did लगाते हैं और then का भी इसमें हम प्रयोग करते हैं, और कोई कामा का उपयोग जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें किसी भी प्रकार का फुल स्टॉप यानी कामा का उपयोग हम नहीं करते। ठीक है, फिर दूसरा है आपका he is too noble to be mean, he is too noble to be mean, he is too noble to be mean। अब हमने बताया आपको he is too noble to be mean, ये जो टू डबल ये वर्ड है, हमने बताया आगे आपका कि अवांछनीय, अवांछनीय माने कोई भी कार्य अतिरिक्त में हो जाता है, अतिरिक्त में हो जाता है, तो ये टू जो है हमेशा निगेटिव सेंस रखता है, यानी GATIVE, तो ही इज, अब इस टू को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सो लिखेंगे, ही इज सो, ही इज, ठीक है, he is so noble that he cannot be mean, he is so noble, he is so noble, ठीक है, that he is so noble that he cannot be mean, he can not be mean, cannot be mean। हमने आपको बताया कि एक ऐसा ये एडवर्ब हमेशा नेगेटिव और रखता है कि वह he is too noble to be mean, कि वह इतना सज्जन है कि बहुत ज्यादा अधम नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा अपनी निष्ठा पर वो नहीं जा सकता। उसका हमने बताया he is so noble that he cannot be mean, कि वह इतना सज्जन है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, जिस चीज मैंने उसको आपको बताया। ठीक है, फिर आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफ में देख लीजिए इट, ठीक है, ये एफर्मेटिव में है और पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस के एफर्मेटिव में है ही डिड इट। इसको हमने क्या बनाया कि इसमें देखिए, इसमें एक यूज होता है ही डिड नॉट फेल टू डू, ही बनेगा कैसे, ही डिड नॉट फेल टू डू। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, इसमें फेल टू का उपयोग किया जाता है। फेल टू मतलब ही डिड उसने किया, मतलब फेल टू को हम अवश्य लगाते हैं जहां पर ऐसे सेंटेंस मिले कि वो कोई कार्य किया, ठीक है, वह देख लिया, तो उसमें इसका उपयोग हम अवश्य करते हैं। जैसे आपने देखा ही डिड नॉट नेगेटिव बना हुआ है, तो ही डिड के बाद काल में नॉट लगाया, और फेल टू डू माने वह करने में असफल नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि वह करने में असफल नहीं हुआ। ही डिड नॉट फेल टू डू, फेल टू डू, ऐसे वाक्य में फेल टू का उपयोग जो हम अलग से करते हैं, जो तभी ये सेंटेंस ये पूरा बन सकता है। इसका ये नियम है, ही डिड नॉट फेल टू डू। फिर बात आती है दूसरी कि
he has courage, he has courage, he has COURAGE, he has courage, ठीक है। he is not without courage, इसका फर्स्ट हो जाएगा कि he is not without courage, वो कहने का मतलब वह साहस रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव है, इसका मतलब होता है कि he has courage, वो क्या करता है, वह साहस रखता है, साधारण सी वाक्य है। और दूसरे हमने ट्रांसफॉर्म नेगेटिव बनाया, he is not without courage, कि वो बिना साहस के नहीं है, वो बिना उत्साह के नहीं है। हमने बताया कि भी साइड क्या होता है, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, फिर विदाउट जो है करेज, जो करेज ही है, इसमें डबल जो है नेगेटिव का यूज किया गया है। अब ये सेंटेंस जो उपयुक्त ये बना है, इसमें नॉट भी नेगेटिव है और विदाउट वाले भी होता है, ये भी बिना इसका मतलब होता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है कि he has courage, तो नेगेटिव में क्या होता है, he is not without courage, कि वह जो है बिना उत्साह के नहीं है, ऐसा उपयोग इसमें हम जो क्या करते हैं, करते हैं। बच्चों वो मैंने इसको कंप्लीट किया, जो कि आपने देखा कि वो सीधे मैंने आपको बताया कि साधारण वाक्य को कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका हम परिवर्तन करते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इंटरचेंज टू एक्सक्लेमेटरी एंड द असर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों को कैसे विस्मयादिबोधक शब्द है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे उनका हम परिवर्तन करते हैं। अब आइए इस सेंटेंस के परिवर्तन को यहाँ पर हम ध्यान से देखें। पहली बात ये कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में विस्मय, जैसे कि एलाश, ठीक है, सरप्राइज, घृणा, हेट्रेड, आश्चर्य, ये सब चीजें समाहित होती हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। अब उनको अंग्रेजी कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य के प्रारंभ में, जिस वाक्य के प्रारंभ में व्हाट, हाउ, एलाश, सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, ईटीसी जो आता है, जिस वाक्य के अंत में व्हाट, हाउ, एलाश, सरप्राइज और वाक्य के अंत में इस तरीके का मार्क लगा हुआ हो, एक बिंदी, एक पाई हो, उसके नीचे बिंदी लगा हुआ होता है, तो कभी कभी हम इससे भी हम पहचान जाते हैं कि यह वाक्य क्या है, विस्मयादिबोधक ये वाक्य जो है कहा जाता है। तो ऐसे कि इनको जब वाक्य के प्रारंभ में व्हाट आता हो, हाउ आता हो, एलाश आता हो, ठीक है, सरप्राइज आता हो और ब्रेवो, BRAVHO, ब्रेवो जिसे कहते हैं शाबाश, शाबाश हिंदी शाबाश, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होता है। जब ये ऐसे सेंटेंस आपको, ऐसे वर्ड आपको किसी भी आपके सेंटेंस में प्राप्त हो और वाक्य के अंत में भी यदि एक कोई लंबी पाई हो, उसकी थोड़ी सी बिंदी हो, तो आप ये समझ जाइए कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, ठीक है। उसकी इन चीजों से हम उस वाक्य की पहचान कर लेते हैं और फिर जब उनको हम उनका रूपांतरण करते हैं, उनका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें कुछ तकनीकों का उपयोग करके वाक्यों को अपने हम सही तरीके से इंटरचेंज कर देते हैं, उनका रूपांतरण कर देते हैं। जैसे देखा जाए, जो मैंने आपको बताया कि हाउ, एक मिनट, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, गीत कितना मधुर है, गीत कितना मधुर है, उसको हमने सेंटेंस बदल दिया। और असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि जब असर्टिव, जब किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट से क्या होगा, ये उसमें कोई भी नेगेटिव या हाउ, व्हाट, किसी विशेष तरीके का वर्ड का उपयोग इसमें नहीं होगा। तो फर्स्ट से क्या होगा, द सॉन्ग इज वेरी स्वीट, यहाँ पर वेरी का उपयोग करके, और स्वीट स्वीट है, बाकी चीजों को हम बता दिया कि द सॉन्ग इज वेरी स्वीट, गीत बहुत
मधुर है, और इसी को एक्सक्लेमेटरी में हम बदलते तो फर्स्ट में क्या होता, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, क्योंकि हाउ का उपयोग जब हम कर देते तो फर्स्ट से ये हमारा वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता। और यहाँ पर हम क्योंकि लंबी पाई लिखकर यहाँ पर हमने गिनती दे दिया तो इसका ये हमारे पहचान हो जाता है कि हमारा क्या है, विश्वनाथ अव्यय ये शब्द है। और जब उसको एसआईटी में बदलते हैं द सॉन्ग इज वेरी स्वीट, तो वहां पर किसी भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का उपयोग हम नहीं करते हैं, यहाँ से बिंदी लगा देते, फुल स्टॉप हम कर देते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि फॉर ए प्राइस, वो फॉर ए प्राइस, वो फॉर ए प्राइस, कभी कभी ओ या ओ भी जब लग जाता है या ओ भी हो जाता है तभी ये वाक्य क्या होता है कि ओ फॉर ए प्राइस असर्टिव कैसे बनेगा, और आई wish, I wish, I wish, I wish, I had won a prize, Prize, I wish I had won a prize, O for a prize, मैंने करने का मतलब कि काश यदि मैं कोई एक ख्याति जीतता, या कोई मैं काश यह मेरी इच्छा है कि मैं कोई एक प्राइज मैं जीतूं, मैं कोई पुरस्कार मैं क्या करूं, मैं प्राप्त करूं। यहाँ पर ऐसे ये सिमेट्रिक सेंटेंस आपका है, ये उसी का रूपांतर ये रूप है जो मैंने आपको बताया। फिर तीसरा है इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ऐसा की सेंटेंस ए डबल सी आर, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है, इट इज वेरी कोल्ड, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको जब हम बदलेंगे हाउ कोल्ड इट इज टुडे, और क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाउ कोल्ड इट इज टुडे, हाउ कोल्ड इट इज टुडे, हाउ कोल्ड इट इज टुडे, यानी हाउ लगा दें तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और फिर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम एसआरटी में बदलते हैं तो हो जाएगा इट इज वेरी कोल्ड टुडे, और फिर एक्सक्लेमेटरी ये एसआरटी सेंटेंस को जब एक्सक्लेमेटरी बदलते हैं तो फर्स्ट से इसमें हाउ लगा देंगे, तो हाउ लगा देने से ये वाक्य का पूरा रूप भी बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह लगा देने से, एक लंबी पाई फुल स्टॉप लिख देने से इसका वाक्य जो क्या होता है टोटली बदल जाता है। तो हाउ कोल्ड इट इज टुडे, कि कितनी अधिक आज ठंडक है, इस सेंटेंस में ये समाहित हो जाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको एज क्लियर की, और फिर आपको जो है ये बताया कि नेगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया, अफर्मेटिव नेगेटिव को, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में बदलने में बताया, विभिन्न प्रकार के उपयोग को मैंने बताने का प्रयास किया। यदि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझसे अवश्य कॉन्टेक्ट करिएगा मेरे नंबर पर, मैं बताने का प्रयास आपको करूंगा, इसी तरीके से प्रयास